हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी। और स्टूडेंट्स, अपनी अपनी पढ़ाई भी आप सभी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और हमने पिछले वाले लेक्चर तक स्टूडेंट्स बात कर ली थी आपसे रेट चेंज के बारे में। हालांकि हमारा जो लेक्चर था वो थोड़ा सा हमारा 1 आवर क्रॉस कर गया था वहाँ पर। हालांकि थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हमने लिया, लेकिन उसका रीज़न है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं एक ही लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा रेट चेंज कवर करना चाहता था, इसलिए मैंने वहाँ पर ये काम किया। तो स्टूडेंट्स, आपने वो लेक्चर पूरा देख लिया होगा, यही उम्मीद करके मैं आज आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ। और स्टूडेंट्स, आज बात करूँगा आपसे उन क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने आपको दिए थे पिछले वाले लेक्चर के अंदर। एक बुक से दिए थे और एक एनसीईआरटी हमने वहाँ पर यूज़ करी थी। लगभग देखा जाए तो दोनों के अंदर लगभग सेम से क्वेश्चंस ही थे, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे पास में आई हैं स्टूडेंट्स की, तो वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपके सामने क्या क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर उन क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं है तो ये लेक्चर आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट है, अगर आपको लगता है कि मेरे को इसमें डाउट है, या फिर आप देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे साथ में। देखना तो बहुत अच्छी बात है, क्या पता आपने कर भी लिया हो और आपको फिर भी अपनी कोई ना कोई मिस्टेक यहाँ से पता लग जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास में है, मैं आपको एक एक्सरसाइज दिया था, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। यस, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट मेरे पास में है क्वेश्चन नंबर 9, 8.1 का ही, क्वेश्चन नंबर 10 और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, 8.1 में से ये 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। और एनसीईआरटी के अंदर से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यस एवरीवन, तो 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 पर ज़रा सा नज़र डालेंगे हम लोग। हमारे पास में क्वेश्चन है, देखिए आपको स्टूडेंट्स मैंने लिखवाया था पिछली बार 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आप देखिए अपनी कॉपी में क्या कह रहा है। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x+1। हमारे पास में एक स्फेरिकल बलून है जिसका जो डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3/2, ब्रैकेट में है 2x+1। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक बलून है, दिस इज बलून। ठीक है, ये हमारे पास में बलून है जो कि स्फेरिकल शेप में है। ओके इसका जो डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है सर, उसके बाद में क्या कह रहा है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें फाइंड करना है इसके वॉल्यूम में रेट चेंज, dv/dt हमको फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यस, विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोला हुआ है इसने, dv/dx फाइंड करना है एवरीवन। ठीक है, तो हमको ये चीज़ यहाँ पर फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि dv/dx का हमें वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि v का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पिछले वाले लेक्चर में मैंने सिखाया था 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बैलून और स्फेरिकल वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिएगा क्वेश्चन को। तो ये होता है, अब यहाँ पर मुझे r की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास तो डायमीटर है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको r में कन्वर्ट कर लूँगा। कैसे कन्वर्ट कर लूँगा भैया, r का जो फॉर्मूला होता है, r = होता है d/2। भैया जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ, देखिए एक बार, r ये d है, इसमें मैंने 2 का डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 3/4 2x+1। समझ में आया एवरीवन? दिस इज r, द वैल्यू ऑफ r। तो हमने यहाँ से r निकाल लिया। चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, v = 4/3 पाई की जगह पाई, एंड r की जगह पर हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स 3/4 2x+1। ठीक है, 2x+1, और इसका कर दूंगा मैं क्यूब। ठीक है भाई, 4/3 पाई की जगह पाई, एंड 3 × 3 डिवाइडेड बाय 4 × 4 × 4। यहाँ पर इसका क्यूब करूँगा, 2x+1 का क्यूब। खोलना मत, यहीं से सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ। मेरे पास में v का वैल्यू क्या बचा, 9/16 पाई 2x+1 का क्यूब। तो हमारे पास में v आ चुका है
x की फॉर्म के अंदर एक फंक्शन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dv अपॉन dx। देखिए dv अपॉन dx, अगर dx इज इक्वल टू 9/16 एज इट इज, पाई की जगह पाई, और यहाँ पहले पावर का करेंगे 3, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द चेन रूल। इसका मैं करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए? थोड़ा सा हमने सोचा तो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। चलिए लिख देते हैं इसको, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 पाई एंड 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ गया मेरे पास में dv बाई dx का वैल्यू, और ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं हम हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिए अपनी अपनी कॉपीज के अंदर, मैं पढ़ रहा हूँ। सेंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप में से हम सेंड को पोर कर रहे हैं। द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, the falling and forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand come increasing when the height is 4 centimeter? अब क्वेश्चन आपके समझ में आने लगा होगा स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है कि एक पाइप है मेरे पास में, एक पाइप है मेरे पास में, और उसके अंदर से हम एक सैंड को पोर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से क्या गिर रही है भैया, सैंड गिर रही है। ठीक है, और उस सैंड जो गिर रही है वो, उससे हमारे पास में एक कॉनिकल शेप में एक ड्यून बन रहा है, या आप कौन कह सकते हैं, वो बन रहा है। और वो किस रेट से गिर रही है स्टूडेंट्स, उसकी रेट बताता हूँ गिरने की। उसकी रेट है गिरने की भैया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब क्योंकि हम थोड़े से अच्छे बच्चे हैं, हमने क्वेश्चन करा है, हम समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जिस रेट से ये गिर रही है उसी रेट से क्या ये कोन बन रहा होगा। इट मीन्स इसके कोन के अंदर इंक्रीज हो रहा है, कोन के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट दिया हुआ है आपको। किसके वॉल्यूम में, इस कोन के वॉल्यूम में। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हमें दिया हुआ है dv अपॉन dt ऑफ कोन। ठीक है, फॉर कोन, कोन मतलब कि हिंदी में बोलते हैं शंकु। ठीक है भैया, ये दिया हुआ है मुझे 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। जैसे ही ये मेरे पास कोन बनता है, मेरे को पता है कि भैया ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है, दिस इज हाइट। ये क्या होती है, इसकी स्लैंट हाइट, या इसको स्लांट हाइट भी बोलते हैं। और ये क्या होती है, इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस होती है, तो इसको हम लोग r बोलते हैं। इतनी बात तो समझ में आती है आपके। अब चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो द फॉलोइंग and forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। क्या बोल रहा है कि जो इसकी हाइट है ना, वो इसकी हमेशा 1/6 रहती है। इस तरह से गिरता है कि हाइट जो है वो रेडियस की हमेशा 1/6 रहती है। तो ये चीज़ हमें दी हुई है कि जो हाइट है वो ऑलवेज 1/6 रहती है रेडियस की। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, h इज इक्वल टू r/6 लिख सकता हूं ना। हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। h इज द 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। ये दूसरी चीज हमें मिल गई। तो हमें फाइंड करना है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इज इंक्रीजिंग। तो हमें फाइंड करना है कि जो उसकी हाइट है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है। वन जो हमें h है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन डाटा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 3 डाटा हमें जो है ये गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग करेंगे। हमें कोन के वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट पता है, तो इसका वॉल्यूम आप निकालो यहां पर। वॉल्यूम ऑफ द कोन v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है स्टूडेंट्स, और r का वैल्यू पुट कर लीजिए आप यहां से आप क्या कर लीजिए, r का वैल्यू पुट कर लीजिए। बताइए r का वैल्यू यहां से क्या होगा, दैट इज 6h। मैंने किया पुट, v इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह पाई, और r की जगह पुट किया मैंने यहां पर 6h। ठीक है, 6h यहां पर मैंने पुट किया और इसका होल स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई बाय h कर दिया। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह पाई,
और स्टूडेंट्स 36h² मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। इसको मैंने कट कर दिया तो यहाँ पर आ गया 12, और क्या बन गया v का वैल्यू मेरे पास में पाई 12 पाई h³। तो अब मुझे क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, dv/dt निकाल दूंगा यहाँ पर। dv/dt 12 पाई तो भैया एज इट इज़ रहेगा, और स्टूडेंट्स h³ का करेंगे 3h² एंड h का हो जाएगा dh/dt। समझेगा बात को। तो देखिए 12 3 जा 36 पाई h² एंड dh/dt, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या, यहाँ आ जाएगा dv/dt का वैल्यू। देखिए यहाँ पर 12 लिख दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर 12 लिखा, आप इन सबको नीचे ले जाइए तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। देखिए 12 डिवाइडेड बाय 36 पाई h², 36 पाई h², 36 पाई h² दैट इज इक्वल टू dh/dt। और यहाँ पर मैंने h का वैल्यू रखना स्टार्ट किया। दिस इज कॉल्ड 4 सेंटीमीटर। एट 4 सेंटीमीटर हमें dh/dt निकालना है। तो 12 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके, दिस इज dh/dt। अब देखिए हम इसको कट कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है सर। 3 1 जा 3, 3 का जाएगा 12 टाइम, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4, यस दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर dh/dt। और क्योंकि हमें सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसका जो यूनिट लिखेंगे स्टूडेंट्स वो क्या लिखेंगे, देखिए 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हम लोग इसका आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ में आया आपके। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एवरीवन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है टोटल रिवेन्यू इन द रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इज गिवन बाय rx। हमें एक गिवन फंक्शन दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू x एंड फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया ही है, कोई बात नहीं, किसी के नहीं समझ में आया हो तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट कर कर x बराबर जो 15 का वैल्यू दिया हुआ है भैया वो रखना है। शायद कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक आपसे हो रही हो, इस वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा हो, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा करना है। हमें निकालना है यहाँ पर dr/dx x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा 26x प्लस ऑफ 26, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 15, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 26। अब इसको इजीली सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। आप यहाँ से 26 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बन जाएगा 15 प्लस 1, तो क्या हो गया 26 मल्टीप्लाई बाय 16, और ये हो जाएगा 416 रुपये। ये आपका आंसर आ रहा है एवरीवन, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हमारा एनसीईआरटी का 6.1 का 7th क्वेश्चन। देखिए मेरे साथ, देखिए एवरीवन, हमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। भैया क्या है हमारे पास में एक रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ मैंने x मान रखी है और उसकी हाइट मैंने यानी कि ब्रेथ मैंने y मान रखी है। इसकी जो x है मतलब कि इसकी जो लेंथ है उसमें डिक्रीमेंट हमें दिया हुआ है dx/dt। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। dx/dt माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड इसके बाद देखिए आप, अब जब x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा होगा। आप सोच कर देखिए कि x को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो y इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमें रेट दिया हुआ है एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि हमें यहाँ पर dy/dt दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है देखिएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट हमें दिया हुआ है, ठीक है भैया। when x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जब हमें ये वैल्यूज़ होगी तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे फर्स्ट पूछ रहा है पेरीमीटर में चेंज बताइए। तो हमारा फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स dp/dt, हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब भैया पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू
P इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय दोनों लेंथ का एडिशन x प्लस वाई। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पर dp अपॉन dt, तो हम यहाँ पर 2 को तो साइड में रख लेंगे और अंदर का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन dt, ब्रैकेट में dx अपॉन dt प्लस y का करेंगे दिस इज dy अपॉन dt। समझ में आ गया? चलिए देखिए मेरे साथ साथ। और एवरीवन, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, dp अपॉन dt जो है 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर दोनों की जगह पर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए आप, ये जो मैंने माइनस का 5 लिखा है ना, अब इसमें कंफ्यूज मत हो आप, ये आपको क्वेश्चन में सिर्फ 5 सेंटीमीटर पर मिनट ही दिया हुआ है, इसको तो मैंने माइनस लगाया है। क्यों लगाया है भैया? क्योंकि जब डिक्रीमेंट होता है ना तो वहां पर हम लोग माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, और जब इंक्रीमेंट होता है तो वहां पर हमें प्लस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसी बात है। तो यहाँ पर लिखा मैंने -5, यहाँ लिखा मैंने प्लस और यहाँ लिखा मैंने 4, तो 5 - 4 तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। तो dp अपॉन dt यानी कि पेरीमीटर में चेंज मेरे पास में आ गया सेंटीमीटर पर मिनट में। ठीक है, जब मेरे पास पेरीमीटर में चेंज आ गया तो अब सेकंड हमसे क्या कह रहा है, सेकंड हमसे बोल रहा है एरिया में चेंज, मतलब कि हमसे बोल रहा है dA अपॉन dt, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, x मल्टीप्लाई बाय y, a इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ से हम लोग dA अपॉन dt निकाल सकते हैं, x को छोड़ा y का किया प्लस y को छोड़ा और स्टूडेंट्स x का किया। ठीक है, सारी की सारी जो भी वैल्यूज आपके पास में है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। x का वैल्यू मेरे पास में है यहाँ 8 मल्टीप्लाई y का dy अपॉन dt का वैल्यू है 4, तो यहाँ लिख दिया 4 प्लस यहाँ लगाया y का वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन dt का वैल्यू है मेरे पास में माइनस का 5। ओके, दिस इज dA अपॉन dt इज इक्वल टू 32 माइनस 30। ठीक है, और dA अपॉन dt का मेरे पास में वैल्यू आ जाता है एवरीवन, दिस इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, यूनिट का खास करके ध्यान रखें आप, क्या ध्यान रखें कि यहाँ ऊपर तो a है, यहाँ नीचे t है, तो ऊपर तो a की यूनिट आएगी, नीचे की तरफ t की यूनिट आएगी। a की यूनिट क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर यूज कर रहा है तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा, अपॉन में यहाँ पर मैं t की जगह पर मिनट यूज करूंगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई नहीं आता है क्वेश्चन तो आप, जरूरी नहीं है कि जैसे इनके अंदर आपका क्वेश्चन नहीं था तो आपके लिए एक लेक्चर कारगर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने पर्सनली डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पर्सनल डाउट सॉल्व किए जाएंगे मेरे थ्रू डायरेक्ट। ठीक है, ओके। दूसरी बात मैं आपको एक और करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए छोटा सा डब्बे के अंदर, ये तो क्वेश्चन तो आप लिख लेना या फिर इसको मिटा के फिर बताता हूँ आपको मैं। व्हेन P इज अ क्वांटिटी, ये एक स्टार मार्क नोट लगा के लिख लेना, या कि गलती नहीं होगी इससे। When P is a quantity, ठीक है ना सर, क्वांटिटी। फर्स्ट मैं लिखवा रहा हूं आपको if rate of change in P is decreasing, if rate of change in P is decreasing, अगर ये डिक्रीज हो रहा है ना सर, सपोज कि dp अपॉन dt है और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नीचे मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो ये आप ऑलवेज कैसा कंसिडर करोगे, नेगेटिव कंसिडर करोगे, NEGATIVE। तो इक्वल टू कैसा हो जाएगा, ये माइनस में dp अपॉन dt, माइनस में कंसिडर करोगे, चाहे आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में चाहे प्लस में दिया हुआ है लेकिन आप माइनस में कंसिडर करेंगे। दूसरा आता है स्टूडेंट्स की इफ रेट ऑफ चेंज इन P इज इंक्रीजिंग, तो वहां आप क्या करेंगे, अगर आपकी रेट ऊपर जा रही है तो dp अपॉन dt को आप क्या करेंगे भैया, आप पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव मतलब कि प्लस में। ठीक है, और इक्वल टू प्लस का dp अपॉन dt, ये दोनों चीज़ सुधार लीजिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर हमारा लेक्चर, इसको हम लोग ओवर करते हैं। एक लास्ट बात आप सभी के लिए,
वो बात ये है कि हमारा ये जो टॉपिक है रेट चेंज, ये हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं 2 लेक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट जब हम आपसे मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से हम लोग करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़े से कैलकुलेशन वाइज भी होंगे वो, एल्जेब्रिक। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। और इन क्वेश्चंस को करिए, आप कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली भी। चलिए स्टूडेंट्स, फिर बाकी बातें लेक्चर में ही करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।